हेलो डियर फ्रेंड्स। तो फाइनली हम लोगों को जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार था वो आ चुका है। जी हाँ बिल्कुल, यानी 2022 का ऑफिशियल मॉडल पेपर आ गया है। 2022 का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया, ठीक है, जो आज हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हो चुका है। तो इसी पैटर्न के आधार पर आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, ठीक है, जो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो कवर करेंगे वो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू जो पूछे गए हैं ऑफिशियल मॉडल पेपर में, वही चीज को हम लोग कवर करेंगे। यानी इकोनॉमिक्स का 2022 का ऑफिशियल मॉडल पेपर का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है और ये चीज का हम लोगों को बहुत टाइम से इंतजार था, मतलब बेसब्री से हम लोग ये चीज का इंतजार कर रहे थे कि 2022 का ऑफिशियल मॉडल पेपर कब जारी होगा। तो फाइनली हम लोगों को इंतजार करना नहीं है क्योंकि ये मॉडल पेपर जारी हो चुका है। तो इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं ऑफिशियल मॉडल पेपर में, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसमें से जो है आपका 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू है, यानी 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू है, यानी 100 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू, वो पूछा गया है कि समसीमांत उपयोगिता नियम को किस नियम से जाना जाता है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि समसीमांत उपयोगिता नियम को किस नियम से जाना जाता है। प्रतिस्थापन का नियम, या फिर गॉसियन का दूसरा नियम, या फिर अधिक संतुष्टि का नियम, या फिर इनमें से सभी। द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज नॉन बाय विच नेम। तो इसको जो जाना जाता है इस किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाते हैं इनमें से सभी, यानी तीनों नाम से जाने जाते हैं। यानी प्रतिस्थापन का नियम, गॉसियन का दूसरा नियम, उसके बाद अधिकतम संतुष्टि का नियम, यानी तीनों नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, देखिए यहां आप देख सकते हैं टोटल आपका जो 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन बनाना है, यानी 5 जो होता है, यानी सॉरी 50 यानी 50 जो क्वेश्चन होता है एमसीक्यू को सोल्व करना है, बाकी 100 को नहीं छोड़ना है। मतलब जो चॉइस है, जो आपका चॉइस है वो दोगुना कर दिया गया है। 100 में से आपको 50 यानी 50 क्वेश्चन को ही सोल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने, यानी आधुनिक जो अभी मॉडर्न के जो अर्थशास्त्री हैं, जो इकोनॉमिक्स हैं, तो वह अर्थशास्त्रियों ने अवसर लागत अवधारणा का प्रयोग निम्न में से किसके बदले किया है। आगम के बदले या फिर लागत के बदले, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लागत। क्या हो जाएगा, लागत के बदले इस्तेमाल किया है, यानी वैकल्पिक लागत, यानी जो होता है वैकल्पिक लागत के रूप में इसको इस्तेमाल किया, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है, यानी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट अप्लाइड द कांसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन प्लेस ऑफ विच ऑफ दिस। तो राइट आंसर ऑप्शन डी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कॉस्ट की जगह कॉस्ट के बदले इसका इस्तेमाल किया गया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में यह पूछा गया कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है, यानी दीर्घकालीन उत्पादन जो फलन है इसका रिलेशन किसके साथ है, वो आपसे पूछा गया कि पैमाने के प्रतिफल से, या फिर उत्पत्ति ह्रास नियम से, या फिर परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन का जो रिलेशन होता है ये होता है पैमाने का प्रतिफल से। किससे, पैमाने के प्रतिफल से, यानी रिटर्न्स टू स्केल के साथ इसका रिलेशन होता है, ये रिलेटेड होता है, ठीक है। यानी लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू रिटर्न्स टू स्केल, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। काफी यूनिक क्वेश्चन है ये, सभी क्वेश्चन से इसी चीज का हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था, ये किसी भी हाल में नहीं छूटना चाहिए, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ठीक है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या सूक्ष्म अर्थशास्त्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से क्या सूक्ष्म अर्थशास्त्र से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने उत्पादन फलन, या फिर वितरण, या फिर मूल्य निर्धारण, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीनों के तीनों जो है वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र से संबंधित है, मतलब ये तीनों के तीनों राइट आंसर हो जाएंगे ऑल ऑफ दिस, यानी उपयुक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसंट्रेटेड विद माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो का मतलब होता है वेस्टी, तो वेस्टी जो संबंधित है ये तीनों टॉपिक उसी से संबंधित है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्ति वक्र की जो ढाल होती है वो क्या होती है, धनात्मक या फिर ऋणात्मक, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज, ठीक है, ये पॉजिटिव होती है, क्या होती है, पॉजिटिव यानी धनात्मक होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचों नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम नहीं लिया जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 100 क्वेश्चन को सोल्व करना है, एमसीक्यू को हम लोगों को सोल्व करना टारगेट है इस वीडियो में, ठीक है, यानी सभी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किस बाजार में फर्में स्वतंत्र रूप से मूल्य निर्धारित नहीं कर सकती है, ठीक है, एकाधिकारी या फिर पूर्ण प्रतियोगिता या फिर अपूर्ण प्रतियोगिता या फिर अल्पाधिकार। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्यों नहीं निर्धारित कर सकती है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई एक विक्रेता नहीं होता, कोई एक क्रेता या फिर कोई एक विक्रेता नहीं होता है, उसमें बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बहुत सारे फॉर्म होते हैं, तो कोई एक फॉर्म का अपनी मनमर्जी नहीं चलती है, तो इसलिए वो क्या नहीं कर सकते, स्वतंत्र होकर के किसी भी चीज का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते। तो वो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी क्रेता और विक्रेता को सभी चीज का ज्ञान होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक कह रहा है कि बाजार मूल्य साम्य मूल्य से अधिक होता है या फिर कम होता है, फिर बराबर होता है या फिर इनमें से सभी। तो साम्य मूल्य जो होता है, यानी साम्य मूल्य को सामान्य मूल्य भी कहते हैं, इसको काल्पनिक मूल्य भी कहते हैं, ठीक है। साम्य मूल्य को क्या कहते हैं, काल्पनिक मूल्य भी कहते हैं। इसका अस्तित्व नहीं होता है, और इसका अस्तित्व जो होता नहीं होता साम्य मूल्य का, जबकि बाजार मूल्य का अस्तित्व होता है। तो बाजार मूल्य जो है साम्य मूल्य से अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, क्योंकि ये जो साम्य मूल्य है इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये काल्पनिक होता है। तो काल्पनिक कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, तो ये साम्य मूल्य का कोई मतलब ये नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। तो साम्य मूल्य के आधार पर हम बाजार मूल्य को नहीं आंक सकते, बाजार मूल्य को उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते साम्य मूल्य के सापेक्ष, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी। तो बाजार मूल्य साम्य मूल्य से अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ठीक है। यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 7 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या करा है कि किस बाजार में वस्तुएं एक सी कीमत पर बेची जाती है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि किस बाजार में वस्तुएं जो होती है एक ही कीमत पर, एक सी कीमत पर बेची जाती है। जैसे कि अपूर्ण, उसके बाद होता है सबसे पहला आपका ऑप्शन जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है कि इसमें अलग अलग फॉर्म होते हैं, बहुत सारे क्रेता विक्रेता होते हैं। कोई क्या करेंगे कि अगर 10 रुपए का अगर कोई वस्तु बनाए तो वो क्या करेंगे, अगर नहीं बिकेगा तो वो 8 रुपए में भी बेच सकता है, ठीक है, या फिर वो 10 रुपए का वस्तु को 12 रुपए में भी बेच सकता है, उनको खरीदने वाले हो सकते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। क्योंकि इसमें जो क्रेता और विक्रेता होता है बहुत ज्यादा संख्या में होता है, तो किसी के पास पैसा ज्यादा हो तो वो खरीद भी सकता है उनकी इच्छा के अनुसार। तो यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि एकाधिकार बाजार में ऐसी होती है कि फॉर्म एक ही होता है, यानी एकाधिकार बाजार में किसी एक विक्रेता का मतलब पूरा कंट्रोल रहता है, किसी एक फॉर्म का पूरा कंट्रोल रहता है। तो वो क्या करते हैं कि किसी एक वस्तु की कीमत पर बेची जाती है। ये क्या करते हैं, एकाधिकार बाजार में कोई भी वस्तु का जो कीमत होता है, जो प्राइस होता है, वो चीज को फिक्स कर देता है एकाधिकार बाजार में, ठीक है। तो किस बाजार में वस्तु एक सी कीमत पर बेची जाती है, तो एकाधिकार बाजार में, यानी मोनोपोली बाजार में, यानी कंपटीशन में जो होता है, इसी बाजार में क्या की जाती है, वस्तु को एक सी कीमत, एक ही कीमत पर बेची जाती है, सेलिंग की जाती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। क्योंकि इसमें तो होता है एकाधिकार बाजार में, इसको कोई कंपटीशन, इसको कोई टक्कर देने के लायक होता नहीं है, तो उनका मनमर्जी चलता है, ठीक है। यानी एक ही कीमत, वो एक कीमत पर ले या फिर नहीं ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता बाजार वाले को, ठीक है। अब देखिए 9th नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, ठीक है। मैं ये चीज बार बार बताया गया है कि किस चीज का उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, उत्पादित वस्तुओं का अर्थव्यवस्था में वितरण कैसे किया जाए, ये सब जो है अर्थव्यवस्था की मूल समस्या है या फिर केंद्रीय समस्या भी बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। तो ये सारे तीनों के तीनों जो है सेंट्रल मतलब क्या है, प्रॉब्लम है, केंद्रीय समस्या है। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे 9th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस साधन में अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, किस साधन में अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन विच फैक्टर देयर इज नो चेंज इन द शॉर्ट पीरियड। तो यहाँ जो आपको ऑप्शन दिया गया मानव साधन या फिर भौतिक साधन या फिर स्थिर साधन या फिर परिवर्ती साधन। तो 10th नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्थिर साधन, यानी फिक्स्ड जो फैक्टर है उसमें शॉर्ट टाइम में, आप छोटे समय में, अल्पकाल में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। उसमें परिवर्तन लाने के लिए आपको लॉन्ग टाइम चाहिए, ज्यादा समय चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 10th नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, भूमि, श्रम, पूंजी या फिर मुद्रा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो आपके सामने आपको बताया गया कि उत्पत्ति के जो साधन होते हैं वो कितने होते हैं, प्रबंधन होते हैं, साहस होते हैं, भूमि होते हैं, पूंजी होते हैं और श्रम होते हैं। तो ये मुद्रा और पूंजी तो ये एक सेम ही चीज हुआ। मुद्रा यानी जब पूंजी का इस्तेमाल कर लिए, जब पूंजी वर्ड इस्तेमाल कर लिए तो पूंजी वही ना पैसा होता, वही ना मुद्रा। तो ये मुद्रा जो है ये उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 11th नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में, यानी निम्नांकित में
निम्नलिखित में से कौन मांग की लोच मापने की विधि है। ठीक है, मांग की जो लोच होती है, जो इलास्टिसिटी होती है, उसको मापने की जो विधि होती है कौन सी है, कुल व्यय प्रणाली या फिर बिंदु प्रणाली या फिर प्रतिशत या अनुपातिक विधि। ठीक है, तो ये जो विधि होती है, जो प्रोसेस होती है, ये तीनों की तीनों विधि से, ये तीनों की तीनों मेथड से क्या की जाती है, किसी भी वस्तु की मांग की लोच को मापी जाती है। तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे 12 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन करा है कि निम्न में से किसने अर्थशास्त्र की विकास जनित परिभाषा प्रस्तुत की, मार्शल ने या फिर पीगू ने या फिर सैमुअलसन ने या फिर रॉबिन्सन ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के भरोसे छोड़ा जाता है 13 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिर्फ यानी 100 क्वेश्चन जो है, 100 क्वेश्चन में से 99 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन आप लोगों के भरोसे छोड़ा जाता है कि ये क्वेश्चन आप लोग को आता है नहीं आता, फिर अगर आप कमेंट करेंगे वहां हम आंसर बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसने अर्थशास्त्र की विकास जनित परिभाषा प्रस्तुत की। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, मार्शल, पीगो, सैमुअलसन या फिर रॉबिन्स। चारों के चारों जो अर्थशास्त्री, चारों अर्थशास्त्री का आप नाम अच्छी तरह से जानते हैं, बार बार आपका रिपीटेशन हो चुका है, अर्थशास्त्र पूरा तरह से आपको पढ़ा दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या करा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये बात किसने कहा था। ये जो स्टेटमेंट है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, इज द साइंस ऑफ वेल्थ, हु सेड, मतलब ये चीज किसने कही, मार्शल ने, सैमुअलसन ने, रॉबिन्सन ने, फिर एडम स्मिथ ने। तो एडम स्मिथ ने कही थी ये चीज कि अर्थशास्त्र जो है वो क्या है, धन का विज्ञान है, और सैमुअलसन ने ये कहा था कि अर्थशास्त्र जो वो क्या है, विकास का शास्त्र है। अर्थशास्त्र क्या है, सैमुअलसन के अनुसार अर्थशास्त्र विकास का शास्त्र है और एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 15। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है, यानी सेंट्रल बैंक के बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि कॉमर्शियल बैंक को अपने कंट्रोल में रखता है, मौद्रिक नीति का पालन करवाता है, SLR जो होता है उसको फिक्स करता है, रेपो रेट कितना है, कितना कर्ज देना है, कितना लोन देना है, कितना अपने पास रखना है, वो सारा चीज जो फिक्स करता है वो कौन करता है, RBI करता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है, वो आपको चूज करके निकालना, साख नियंत्रण, साख सृजन या फिर सरकारी बैंकर या फिर नोटों का निर्गमन। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा साख सृजन, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय बैंक है। ये चीज आपको बार बार बताया गया है कि भारत के जो बैंक की केंद्रीय बैंक है वो RBI है। कौन है, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी रिजर्व बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है 2022 का ऑफिशियल मॉडल पेपर में। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारत में किसने 2000 रुपए के नोट का निर्गमन किया। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय विभाग ने या फिर भारतीय रिजर्व बैंक ने या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर इनमें से कोई नहीं। तो RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया कि 2000 के जो नोट होते हैं, जो नोट जारी किए गए, तो ये किसके तरफ से, यानी भारतीय रिजर्व बैंक का तरफ से जारी किए गए। तो 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। कब जारी किया गया था ये आपको याद है ना, 2016 में। आपको भूलना नहीं चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि 2016 में ये नोट जारी किया गया था, 2000 का नोट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि तरलता कोषानुपात में वृद्धि से मुद्रा की मात्रा क्या होती है, स्थिर रहती है या फिर घट जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए तरलता जो होता है, सबसे पहले आप ये समझिए कि तरलता किसको कहते हैं। जैसे कि किसी चीज की, यानी किसी चीज में अगर मुद्रा के रूप में काम करने की क्षमता है तो उसको क्या कहते हैं, तरलता कहते हैं। जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, या फिर कोई भी चीज ऐसा महंगी वस्तु हो गया, तो उसमें तरलता होता है। यानी किसी चीज में मुद्रा के रूप में काम करने की क्षमता जितना ज्यादा होगा उसकी तरलता उतना अधिक होगी। तो किसी चीज को पैसों के रूप में बदले जाने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, तरलता कहते हैं। ठीक है, तो स्थिर रहती है। तो जब पैसा का इस्तेमाल हुआ ही नहीं, जब मुद्रा का इस्तेमाल हुआ ही नहीं, किसी चीज का इस्तेमाल किया गया, सोने या चांदी का इस्तेमाल किया गया, तो उस स्थिति में क्या होगा कि मुद्रा की मात्रा का जो मांग होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी मुद्रा की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। तो तभी ना चांदी या फिर सोने के माध्यम से काम चलाया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल में, यानी ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल में क्या होता है, 19 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो होते हैं आंतरिक एवं बाह्य हानियां प्राप्त होती है, उसके बाद आंतरिक एवं बाह्य मित व्यतीय यानी सुलभ प्राप्त होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गोसेन का प्रथम नियम
है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा, जैसे कि प्रथम नियम हम पढ़े, उसके बाद सेकंड नियम भी हम पढ़ रहे हैं। गोसेन का प्रथम नियम कौन है, ठीक है, गुमांक का नियम या फिर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या फिर सम सीमांत उपयोगिता नियम या फिर क्रमागत उत्पत्ति समता नियम। तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सीमांत उपयोगिता नियम, यानी सॉरी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ये क्या है, गोसेन का मतलब प्रथम नियम है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी करेक्शन हो जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या करा है। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्पादन संभावना वक्र यानी उत्पादन यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो प्रयोग निम्न में से किसके विश्लेषण में होता है। तो यहां जो आपको ऑप्शन दिया गया है, तो 21 नंबर क्वेश्चन के जो राइट आंसर जो हो जाएंगे ये तीनों हो जाएंगे, यानी बेरोजगारी की समस्या एवं प्रौद्योगिकी प्रगति हेतु और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान करने के लिए अर्थव्यवस्था के विकास के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने के लिए क्या किया जाता है, पीपीसी यानी उत्पादन संभावना वक्र ये यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करके उसमें क्या किया जाता है, विश्लेषण होता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे और ऑफ दिस यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किससे सम्मिलित किया जाता है। मौद्रिक लागत में, तो मौद्रिक लागत जो होता है उसमें सामान्य लाभ, स्पष्ट लागत और अस्पष्ट और अस्पष्ट लागत को जोड़ दिया जाता है, तभी निकलता है मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत बराबर सामान्य लाभ प्लस अस्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत बराबर क्या हो जाएंगे, मौद्रिक लागत हो जाएंगे। तो उपयुक्त सभी यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में कौन सही है। सिंपल सी बात है, आपको यह फॉर्मूला दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सही है, यानी कुल लाभ का फॉर्मूला, टोटल जो प्रॉफिट होता है वो आप फॉर्मूला आप तो जानते हैं। तो कुल लाभ निकाला जो जाता है टी आर माइनस टी सी। टी आर क्या है, मतलब टोटल आगम यानी कुल आगम, टोटल रेवेन्यू। टीसी का मतलब होता है टोटल कॉस्ट। कोई चीज अगर आप बनाए, उसको बनाने में अगर 10 रुपया लगा, वो मार्केट में 12 रुपया में बेचे तो टोटल रेवेन्यू 12 रुपया हो जाएगा और टोटल कॉस्ट कितना यानी खर्चा हो जाएगा 10 रुपया। तो 12 रुपया में 10 रुपया घटा देंगे तभी ना आपका टोटल लाभ निकलेगा, कुल लाभ। तो टोटल लाभ या कितना निकला, 2 रुपया निकला। तो यही फॉर्मूला ना अप्लाई किया जाता है, यानी कुल लाभ बराबर कुल आगम घटा कुल लागत, यानी कुल लाभ बराबर टी आर माइनस टी सी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि पूर्ति वक्र के खिसकने से शेष बचता है, यानी 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि पूर्ति वक्र के खिसकने से जो शेष बचता है, तो एक ही पूर्ति रेखा बचती, क्या बढ़ती है, एक ही पूर्ति रेखा शेष बचती है, यानी रिमाइंडर में रिमेंस रहती है। अब देखते हैं क्वेश्चन 25। क्वेश्चन करा कि विक्रय लागत किस बाजार की विशेषता है। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि विक्रय लागत जो है किस बाजार की विशेषता है, ठीक है, सेलिंग कॉस्ट इज अ फीचर ऑफ विच मार्केट। तो ये जो विशेषता है यह एकाधिकारी प्रतियोगिता की, किसकी, यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषता होती है विक्रय लागत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में पूछा गया कि पैमाने का प्रतिफल लक्षण है। देखिए हम यहाँ ड्राइव नहीं कर रहे हैं या फिर हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूरा चीज आपको पढ़ा दिया गया है, अर्थशास्त्र का पूरा कंप्लीटली आपको पढ़ा दिया गया है, यानी समष्टि हो या फिर व्यष्टि, पूरा थ्योरी आप लोग को पढ़ा दिया गया, हर चैप्टर कंप्लीट कराया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, क्योंकि आपको 100% हम तो शुरू में ही बोल दें कि 100 क्वेश्चन हम लोगों को सोल्व करना है। देखिए क्वेश्चन करा कि पैमाने का प्रतिफल लक्षण है। पैमाने का प्रतिफल लक्षण जो है आपके सामने ऑप्शन रखा गया है, तो ये जो है दीर्घकालीन उत्पादन का फलन है, क्या है, दीर्घकालीन उत्पादन का फलन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन करा कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी के रचयिता कौन है। तो जॉन मेनार्ड किन्स, कौन, तो जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा ये बुक छापी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन प्रवाह चर नहीं है। तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा, प्रवाह चर कौन से होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए आयकर हो गया, आय हो गया, व्यय हो गया, उसके बाद एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो गया, यानी आयात और निर्यात हो गया, उसके बाद मूल्य ह्रास हो गया, ये सब क्या है, प्रवाह कर, यानी सॉरी प्रवाह चर है। तो यहाँ आपको कह रहा है कि प्रवाह चर नहीं है पूंजी, आय या फिर निवेश या फिर घिसावट, 28 नंबर क्वेश्चन में। तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पूंजी, यानी कैपिटल जो है वो प्रवाह चर नहीं है। प्रवाह चर कौन है, आय हो गया, व्यय हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, उसके बाद मूल्य ह्रास हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 मैक्रो शब्द किस भाषा से लिया गया है। मैक्रो शब्द जो लिया गया है, मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो का मतलब होता है समष्टि, ये जो लिया गया है मैक्रोज से लिया गया है, मैक्रोज से, किससे, मैक्रोज से लिया गया है। मैक्रोज का मतलब होता है विशाल यानी बड़ा, समष्टि, ठीक है, और माइक्रो का मतलब तो सूक्ष्म यानी व्यष्टि। मैक्रो और माइक्रो, ए और आई का ही डिफरेंस है। तो मैक्रो जो शब्द है ये किससे लिया गया है, ग्रीक
ग्रीक भाषा से लिया गया। किससे? ग्रीक भाषा से लिया गया है। राष्ट्रीय आय और रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन संबंधित है, ये चीज भी बताया गया है। तो राष्ट्रीय आय और रोजगार के सिद्धांत का जो संबंधित है, इसका जो स्टडी किया जाता है, द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम यानी एनआई एंड थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड टू। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ रिलेशन रहता है, किसमें स्टडी करते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। देखिए 31 कह रहा है कि मैक्रो अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करने में प्रासंगिक है। ठीक है, यानी प्रासंगिक का मतलब होता है रिलीवेंट, यहाँ आपका रिलीवेंट यूज किया गया। रिलीवेंट का मतलब होता है VANT रिलीवेंट। तो इसका जो हिंदी में होता है रिलीवेंट में, इसका जो मीनिंग होता है मिलता जुलता। प्रासंगिक का मतलब क्या होता है कि मिलता जुलता। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि मैक्रो यानी समष्टि अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करने में प्रासंगिक है, मतलब किस चीज का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में? आर्थिक विकास का, कल्याण का, या फिर आर्थिक तुलना का, या फिर उपयुक्त सभी? जी बिल्कुल, तीनों के तीनों चीज का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 31 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बाजार मूल्य निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन अहम भूमिका निभाता है? बाजार मूल्य निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन अहम भूमिका निभाता है, मेन रोल निभाता है? तो उसमें जो रोल निभाता है, डिमांड और सप्लाई बोथ, यानी मांग और पूर्ति, ये दोनों क्या निभाते हैं? अच्छा भूमिका निभाते हैं, यानी मार्केट प्राइस में अच्छा मतलब डोमिनेट करते हैं। ठीक है, यानी अच्छा रोल निभाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे 32 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण मौद्रिक नीति के परिमाणात्मक नियंत्रण के उपकरण में नहीं आता है? ठीक है, तो परिमाणात्मक उपकरण के अंतर्गत जो नहीं आते हैं तो वो हो जाएंगे आपका क्या हो जाएंगे? उपभोक्ता साख नियमन, यानी उपभोक्ता साख नियमन जो है मौद्रिक नीति के परिमाणात्मक नियंत्रण के उपकरण के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 34। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कुल उपभोक्ता कुल उपभोग सी यानी कंजम्पशन हो तथा कुल आय वाई हो तो औसत उपभोग प्रवृत्ति, जिसको एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज उपभोग का मतलब क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है, तो इसका आपको फॉर्मूला पूछा गया है। ठीक है, तो एपीसी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि C/Y क्या होता है? C/Y दोनों का मतलब रेशियो होता है, यानी कुल उपभोग बटा क्या करेंगे? कुल आय करेंगे, तो कुल उपभोग बटा कुल आय, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह आपको एपीएस का फॉर्मूला बताया गया था, तो एपीएस का फॉर्मूला S/Y होता है। ठीक है, यानी सेव यानी जो होता है औसत क्या होता है? औसत बचत प्रवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है S/Y, और औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी एपीसी का फॉर्मूला होता है C/Y। ठीक है, तो C इंडिकेट करता है कुल उपभोग को, Y जो इंडिकेट करता है वो कुल आय को। आय हमेशा नीचे रहता है, और एमपीसी एपीसी इसी तरह से हम लोग निकाले थे। तो क्या हो जाएंगे राइट आंसर 34 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि भुगतान संतुलन का निम्न में से कौन सी विशेषता है? भुगतान संतुलन का निम्न में से कौन सी विशेषता? क्रमबद्ध लेख, या फिर निश्चित समय अवधि, या फिर व्यापकता? तो तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज हैं। क्या है? तीनों के तीनों बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बीओपी के बारे में आप पढ़े, तो बीओपी जो है तीनों के तीनों उसका क्राइटेरिया ये है, मतलब विशेषता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 35 नंबर क्वेश्चन का। मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है? यानी मुद्रास्फीति की स्थिति में जो मुद्रा की क्रय शक्ति होती है 36 क्वेश्चन में जो पूछा गया, तो ये जो होती है मुद्रा की शक्ति घट जाती है। क्रय शक्ति जो होता है यानी पावर ऑफ मनी जो होता है, परचेसिंग पावर ऑफ मनी, वो क्या हो जाता है? डिक्रीज होने लगता है, मतलब घट जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। इस स्थिति में क्या होता है कि वस्तु का मूल्य ज्यादा हो जाता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। उस स्थिति में मुद्रा का वैल्यू कम हो जाता है और वस्तु का वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे 36 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किसमें उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन संभव है? तो किस स्थिति में, किस काल में? तो ये 37 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर दीर्घकाल में यानी बड़े टाइम में, ज्यादा टाइम में आप किसी भी साधन में परिवर्तन ला सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पैमाने का क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम में तभी लागू होता है जब। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मित व्ययिता यानी मित व्ययिता अमित व्ययिता उससे अधिक होती है। अमित व्ययिता और अमित व्ययिता बराबर होती है, अमित व्ययिता और मित व्ययिता से अधिक होती है। तो ये तीनों के तीनों यानी पैमाने का क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम तभी लागू होती है, ये तीनों के तीनों फॉर्मा आएंगे तभी लागू होंगे। इनमें से सभी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 39 में पूछा गया कि निम्न में से किसने भुगतान शेष की परिभाषा दी? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको राइट आंसर चूज करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, ये जो हो जाएंगे किन से हो जाएंगे? जॉन मेनार्ड किन्स, यानी 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन करा कि सेब और संतरा की कीमत में वृद्धि होने से सेब और संतरा की मांग में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठीक है, होने वाले परिवर्तन, वृद्धि होती है तो ठीक है,
तो अगर सेब और संतरा के मामले में अगर उसमें अगर कीमत में अगर ज्यादा वृद्धि हो जाए तो उनको तो सभी लोग खरीदने नहीं पाएंगे। सभी मतलब जो गरीब वो लोग होंगे क्या उनको खरीद पाएंगे? तो उनका जो मांग होगा उसका आकार क्या होने लगेगा? सिकुड़ने लगेगा। और सिकुड़ने को स्पेशल वर्ड होता है, उसको क्या कहते हैं? संकुचन कहते हैं। मतलब उसका आकार जो होगा, मांग का आकार, उसका मांग घटने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा, तो संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संकुचन कहते हैं। यानी सेब और संतरा की कीमत में वृद्धि होने से सेब और संतरा की मांग में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे? संकुचन कहेंगे, कंट्रैक्शन कहेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे 40 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन डीजल की कीमत में वृद्धि से ट्रक की मांग, यानी ट्रक की मांग बढ़ जाती है, घट जाती है, स्थिर रहती है, फिर कोई परिवर्तन नहीं होता। सिंपल सी बात है, जब ज्यादा मतलब डीजल का कीमत हो जाएगा तो उस स्थिति में कोई भी ट्रक खरीदना चाहेगा नहीं, चाहेगा कि अभी नहीं खरीदेंगे, अभी तो ज्यादा तेल महंगा है, ज्यादा अभी अगर खरीदेंगे तो महंगाई में यानी महंगा तेल खरीद करके जलाना होगा, मतलब ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना होगा। तो इस स्थिति में वो क्या चाहेगा? वो पीछे हटेगा कार को खरीदने या फिर कोई भी गाड़ी ट्रक को खरीदने के लिए। तो उस स्थिति में ट्रक का जो मांग होगा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन कर प्रत्यक्ष कर है? ठीक है, यानी इनमें से कौन सा कर जो प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी या फिर उत्पादन शुल्क या फिर सीमा कर या फिर संपत्ति कर? तो संपत्ति कर जो वह क्या है? डायरेक्ट कर है, यानी डायरेक्ट टैक्स है, यानी प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर आपको बताया गया। तो 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आय कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, ये सब क्या है? प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे 42 नंबर क्वेश्चन का, 42 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए 43 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन कर प्रगतिशील कर है? प्रगतिशील कर, तो यहां जो जाएंगे आय कर जो वह क्या है? प्रगतिशील कर है, यानी आय जो क्या है? प्रगति करता है। आपका आय क्या होता है? बढ़ते रहता है, फिर घटते रहता है, यह स्थिर नहीं रहता। ठीक है, तो 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन कर राज्यों द्वारा लगाया जाता है? मनोरंजन कर, उसके बाद स्टाम्प शुल्क, भू राजस्व कर, ये तीनों कर जो होता है, ये तीनों कर लगाए जाते हैं राजस्व के राज्य के द्वारा। जब मतलब समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची का निर्माण हो रहा था, तो जब मतलब उसे फिक्स हो रहा था कि कितना अधिकार राज्य को दिया जाए, कितना अधिकार मतलब केंद्र के पास रखा जाए, तो उस समय कानूनन तौर पर राज्य को यह अधिकार दिया गया कि मनोरंजन और स्टाम्प और भू राजस्व ये तीनों कर वसूलने का जो अधिकार है तो राज्य को होगा, मतलब यह अधिकार राज्य को दे दिया गया। तो उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे 44 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा कि अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, थोड़ा सा दिमाग शांति कीजिए और थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ एग्जाम में 12th एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं एमपीसी के बारे में। एसएससी का एग्जाम देंगे, फिर रेलवे का एग्जाम देंगे, तो वहां भी ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एमपीसी के बारे में, खास करके पूछे जाते हैं। उनका अगर गाइड देखेंगे, गाइड पलटा के देखेंगे, बुक में देखेंगे, तो वहां भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एमपीसी निकालने के लिए बोल रहा है, यानी एमपीसी आपको दे दिया गया है। एमपीसी का मान कितना है? 1/4 कितना, यानी अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी का मान 1/4 होगा, यानी 1/4 होगा, तो निवेश गुणक क्या होगा, यानी के का मान निकालने के लिए करा, के बराबर 1। तो के का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, के बराबर 1/1 - 4 एमपीसी, 1/1 - एमपीसी। ठीक है, तो 1/1 - एमपीसी करेंगे, एमपीसी का मान कितना है? 1/4, तो 1/1 - 1/4 तो बराबर आ जाएंगे 1/3/4। ठीक है, तो 3/4 तो 1/3/4। ठीक है, ध्यान से देखेंगे 3/4 तो 1 भागा देंगे, यानी 1/1 गुना करेंगे तो 4 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो 1/1 × 1 हो जाएगा, तो 1 × 4/3 बराबर क्या हो जाएंगे? 4/3। तो 4/3 आपका कहाँ दिया है? 4/3 ऑप्शन सी में दिया है। हाँ, ऑप्शन सी में दिया आपका। ठीक है, तो 4/3 क्या निकल गया? निवेश, यानी के का मान कितना निकल गया? 4/3 निकल गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे 45 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन गैर कर राजस्व है? ठीक है, तो ये जो लाभांश है ये क्या है? डिविडेंड जो है ये क्या है? गैर कर राजस्व है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 46 नंबर क्वेश्चन का। अवसर लागत क्या है? 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया। तो अवसर लागत जो है वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया जाए, खोया हुआ अवसर या फिर हस्तांतरण आए, तो इनमें से सभी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अवसर लागत जो वह तीनों के तीनों को कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे 47 नंबर क्वेश्चन का। अब दिया गया आपको ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट आपको पूछ दिया गया 48 नंबर क्वेश्चन में, यदि पी वस्तु की कीमत और डी जो है वस्तु की मांग हो तो मांग का जो लोचदार होगा वो क्या होगा? तो परसेंटेज में यानी डेल का मतलब होता है चेंजिंग, डेल का मतलब क्या होता है? अंतर यानी चेंजिंग। तो परसेंटेज में डेल टी करेंगे और परसेंटेज में डेल पी करेंगे, ये दोनों का रेशियो जो होगा उसी को क्या कहते हैं? लोच कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे 48 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन करा कि उदासीनता वक्र क्या करा कि उदासीनता वक्र विश्लेषण निम्नलिखित में से किन प्रभावों को विश्लेषित करता है? तो यहां जो विश्लेषित करता है, किनको विश्लेषित करता है? केवल
केवल प्रतिस्थापन प्रभाव को, किसको, केवल प्रतिस्थापन प्रभाव को विश्लेषित करता है। अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र होता है, ठीक है। काफी यूनिक क्वेश्चन है कि अति अल्पकाल में जो पूर्ति वक्र होता है वो क्या होता है, तो पूर्णतः बेरोजगार होता है। क्या होता है, पूर्णतः बेरोजगार होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि किस बाजार स्वरूप में संसाधन का सबसे अधिक कुशल आवंटन होता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये किस में होते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में। किसमें, पूर्ण प्रतियोगिता में, यानी परफेक्ट कंपटीशन में होता है, परफेक्टली कंपटीशन में होता है, यानी बाजार में होता है, मार्केट में होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 51 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 में पूछा गया कि एनडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर, किस पर, एमपी का मतलब क्या हुआ, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस पर आप कैसे निकालेंगे एनडीपी, तो ये जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू, माइनस क्या कर देंगे, घिसावट यानी डिप्रिसिएशन। तो एनडीपी बराबर हो जाएंगे जीडीपी एट एमपी यानी मार्केट प्राइस, घटा कर देंगे डिप्रिसिएशन यानी घिसावट कर देंगे, तो वो तो एनडीपी निकल जाएगा मार्केट प्राइस पर। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएंगे 52 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया कि किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्वों का विचार प्रस्तुत किया, ठीक है। तो ये जो विचार प्रस्तुत किए थे मार्शल साहब ने, किसने, मार्शल साहब ने ये विचार प्रस्तुत किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे 54 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर क्वेश्चन करा कि इनमें किनका संबंध जनसंख्या के इष्टतम सिद्धांत से है। इष्टतम सिद्धांत से किनका संबंध है, 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये के केनन का, किसका, यानी सॉरी इनका टी आर माल्थस का, किसका, यानी टी आर माल्थस का जो रिलेशन है यानी संबंध जो है, संबंध किसके साथ है, जनसंख्या के इष्टतम सिद्धांत से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे 55 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा कि सेबी का जो कार्य है यानी SEBI, सेबी का जो मेन कार्य है वो क्या है, ठीक है। तो सेबी का जो कार्य होते हैं वो होते हैं प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रतिभूति बाजार का विनियमन, यानी क्या होते हैं, यानी रेगुलेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिक्योरिटी मार्केट। क्या होते हैं, रेगुलेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी सिक्योरिटी मार्केट, ये क्या होते हैं, कार्य होते हैं सेबी का, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 51 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57, क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर। तो कौन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, 57 नंबर पर क्वेश्चन में पूछा गया। तो तीनों के तीनों जो है भूमि, वन और खनन, ये प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे 57 नंबर क्वेश्चन का। जब एमसी बराबर एसी होता है यानी मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होता है, तो औसत लागत की जो ढाल होती है वो क्या होती है, तो जीरो होती है यानी शून्य होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे 58 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि सामान्यतः आयकर किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये जो जनरली जो आधारित होता है ये होता है करदान क्षमता का सिद्धांत पर, यानी करदान क्षमता का जो सिद्धांत होता है इसी पर बेस्ड होता है सामान्यतः आयकर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे 59 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन, क्या करा कि निम्न में से कौन वस्तु कर है, तो उपहार कर यानी गिफ्ट टैक्स जो है वो क्या, कमोडिटी टैक्स यानी वस्तु कर है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे 60 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन करा कि किनके झुकाव के आधार पर, किसके झुकाव के आधार पर यानी किनके झुकाव के आधार पर आयकर से संग्रहित राशि केंद्र द्वारा राज्यों के बीच वितरित की जाती है। तो वित्त आयोग के झुकाव के आधार पर, किसके, इन वित्त आयोग के झुकाव के आधार पर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे 61 नंबर क्वेश्चन का। 62 नंबर क्वेश्चन करा है कि बाजार की असफलता के जो कारण है वो क्या है, बाजार शक्ति या फिर गरीबी या फिर निजी वस्तुएं या फिर बाह्यताएं। तो बाह्यताएं हैं यानी बाह्यताएं के कारण क्या होती है कि बाजार असफल हो जाता है, यानी बाजार की असफलता का कारण है तो बाह्यताएं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे 62 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63, क्वेश्चन करेंगे भुगतान शेष से कौन सी मदद सम्मिलित है, यानी भुगतान शेष में कौन सी मदद सम्मिलित है, दृश्य, अदृश्य या फिर पूंजी अंतरण या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा इनमें से सभी, तीनों की तीनों मदद सम्मिलित होती है भुगतान शेष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अल्पकालीन उत्पादन की दशा, यानी अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विकेयशील उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा, प्रथम अवस्था में, द्वितीय अवस्था में या फिर तृतीय अवस्था में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो उत्पादन अगर करना पसंद करेगा तो सेकेंडरी यानी सेकेंड जो स्टेज होगा द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे 64 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि औसत परिवर्तनशील लागत क्या है, यानी औसत परिवर्तनशील लागत
लागत क्या है 65 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं कि कुल परिवर्तनशील लागत भागा हो जाते हैं उत्पाद, यानी कुल परिवर्तनशील लागत भागा दे देंगे, नहीं बटा करेंगे, इसका क्या करेंगे रेशियो निकालेंगे उत्पाद और कुल परिवर्तनशील लागत का, तो यही क्या हो जाता है औसत परिवर्तनशील लागत हो जाता है। ठीक है, तो 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रम मांग क्या कहा कि श्रम मांग वक्र में वामावर्ती विचलन का कारण होता है। तो वामावर्ती विचलन का जो कारण होता है मजदूरी दर में कमी, यानी श्रम मांग वक्र में वामावर्ती विचलन का कारण जो होता है मजदूरी दर में कमी, यानी डिक्रीज इन वेज, नहीं डिक्रीज इन वेज रेट। तो अगर मजदूरी दर में कमी किया जाए तो क्या हो जाएगी कि श्रम मांग वक्र में वामावर्ती विचलन होगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा कि एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन संसाधनों का स्वामित्व तो किस क्षेत्र के अधीन होता है, बाह्य क्षेत्र या फिर परिवार क्षेत्र या फिर उत्पादन क्षेत्र या फिर सरकारी क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्पादन क्षेत्र। क्या हो जाएगा उत्पादन क्षेत्र। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि भुगतान शेष का घटक कौन सा, चालू खाता, पूंजी खाता, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भुगतान शेष का जो घटक होता है चालू खाता भी होता है और पूंजी खाता भी, करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों होते नहीं, बोथ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस मूल्य पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मापा जाता है, किस मूल्य पर, आधार वर्षों कीमत पर या फिर वर्तमान कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर, ए और बी दोनों। तो ये जो मापा जाता है कि किस कीमत पर, यानी आधार वर्ष कीमतों पर, एट बेस ईयर प्राइसेस। ठीक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे 69 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन करा कि एक मध्यवर्ती वस्तु, क्या करा कि एक मध्यवर्ती वस्तु के रूप में मुद्रा ने किस प्रक्रिया को सरल कर दिया। ठीक है, यानी कौन सा चीज को सरल कर दिया 70 नंबर क्वेश्चन में। तो ये जो सरल कर दिया मूल्य संचय, मूल्य मापन, लेन देन यानी विनिमय, ये तीनों चीज को क्या कर दिया इजी कर दिया, आसान बना दिया। इनमें से सभी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 70 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन कारणों के चलते उत्पादन संभावना वक्र की ढाल नतोदर होती है, किस कारण के चलते, क्या काउज होता है। तो ये जो होती है बढ़ती अवसर लागत के कारण, क्या होती है बढ़ती अवसर के लागत के कारण ऐसा होता है। 72 कह रहा है कि एक अर्थशास्त्री का कार्य विश्लेषण करना है, निदान करना नहीं। ये किनका कथन है, ये जो बात है ये बात किसने कही थी, किन्स साहब, यानी जॉन मेनार्ड किन्स साहब की ये बात कहते हैं कि एक अर्थशास्त्री का जो कार्य होता है वो विश्लेषण करना होता है, यानी न कि कोई प्रडोलन का कोई समस्या का निदान करना होता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे 72 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 करा कि किस स्थिति में उत्पत्ति समता नियम क्रियाशील होती है, किस स्थिति में, 73 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो होती है MP बराबर MC, क्या हो जाता है MP 73 करा कि MP इज इक्वल टू AP, यानी MP इज इक्वल टू AP होती है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि उत्पत्ति समता नियम क्रियाशील होती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अर्थव्यवस्था में दुर्लभता की समस्या का कारण क्या है, यह क्वेश्चन कवर करा दिया गया है, यह क्वेश्चन 2-3 बार हम लोग रिपीट भी किए थे। तो अर्थव्यवस्था में की जो दुर्लभता का जो कारण क्या है, दुर्लभता की जो समस्या, सीमित संसाधन यानी लिमिटेड रिसोर्सेज मेरे पास है, यानी अर्थव्यवस्था में जो भी हमारे पास जो भी दुर्लभता होती है, दुर्लभता का मतलब होता है जो जल्दी ना मिले, जिसको पाने में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो उसी को कहते हैं दुर्लभता। तो अर्थव्यवस्था में दुर्लभता की समस्या का कारण क्या है, सीमित संसाधन यानी लिमिटेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन के साधनों का पारिश्रमिक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, साधन की मांग पर, साधन की पूर्ति पर, या फिर साधन की मांग एवं पूर्ति पर, साधन की सीमांत उत्पादकता पर। 75 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो डिपेंड करता है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये करता है साधन की सीमांत उत्पादकता पर, किस पर, यानी साधन की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है। 76 क्वेश्चन करा कि किस वर्ष से अर्थशास्त्र का अध्ययन माइक्रो अर्थशास्त्र और मैक्रो अर्थशास्त्र में विभक्त हुआ, किस साल में, किस वर्ष में। तो ये जो हुआ 1930 में, कब हुआ 1930 में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 73 नंबर क्वेश्चन का। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कहां से कब हुई, यानी कब से कब चली, 1929 से 1939, कब 1929 से 1939, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे 77 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्या करा क्वेश्चन कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है, मूल्य नियंत्रण या फिर बाजार नियंत्रण तंत्र या फिर योजना तंत्र या फिर उपयुक्त सभी। तो सभी के द्वारा, यानी मूल्य नियंत्रण के द्वारा भी, बाजार तंत्र के द्वारा भी और योजना तंत्र के द्वारा भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 78 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 79 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन करा कि निम्न में से किस में कुछ आगतें स्थिर रहती है, दीर्घकाल में, अल्पकाल में, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होते हैं अल्पकाल में होती है,
यानी अल्पकाल में कुछ आगत जो होती है, कुछ इनपुट से होते हैं, वो क्या होते हैं, रिमेंस रह जाते हैं, यानी फिक्स्ड रह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन संयोग पूरक वस्तुओं का उदाहरण है। संयोग पूरक वस्तु का जो उदाहरण है वो क्या हो जाएंगे, कलम और स्याही हो जाएंगे संयोग पूरक वस्तु का उदाहरण, ना कि चाय और कॉफी, रोटी और चावल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे, चाय और कलम और स्याही जो है वो क्या है, संयोग पूरक वस्तुओं का उदाहरण है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 80 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित संयोग में यानी निम्नलिखित संयोग में से स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी है। स्थानापन्न वस्तुएं ब्रेड एवं मक्खन या फिर सरसों और रिफाइंड तेल या फिर रोटी दाल या फिर कुर्सी और टेबल। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएंगे वो जाएंगे सरसों तेल और रिफाइंड तेल। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, स्थानापन्न वस्तु हो जाएंगे 81 नंबर क्वेश्चन का। स्थानापन्न वस्तु इस वस्तु को कहते हैं ऐसी वस्तु जिसके बदले यानी जिसको एक दूसरे के बदले इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। सरसों के बदले रिफाइंड का इस्तेमाल किया जा सकता है, रिफाइंड के बदले सरसों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये क्या कहलाएंगे, स्थानापन्न वस्तु कहलाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 81 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन मांग वक्र पूर्णतया बेलोचदार होता है। ऊर्ध्वाधर मांग वक्र या फिर रैखिक मांग वक्र या फिर आयताकार अति परवलय मांग वक्र या फिर इनमें से सभी। 82 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो होते ऊर्ध्वाधर मांग वक्र होते क्या होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 82 नंबर क्वेश्चन का। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर औसत आगम यानी एआर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल यानी एवरेज कॉस्ट औसत लागत बराबर हो तो किस प्रकार की अवस्था यानी किस प्रकार की स्थिति का निर्माण होगा। सामान्य लाभ या फिर हानि या फिर अधि सामान्य लाभ या फिर इनमें से कोई नहीं। 83 नंबर क्वेश्चन। तो यहां जो हो जाएंगे अधि सामान्य लाभ स्थिति हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अधि सामान्य लाभ की स्थिति आ जाएगी। 84 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन नियम कृषि में लागू होता है। उत्पत्ति वृद्धि नियम या फिर उत्पत्ति समता नियम या फिर उत्पत्ति ह्रास नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो अप्लाइड किए जाते हैं या फिर कृषि क्षेत्र में जो नियम लागू होता है वो होता है उत्पत्ति ह्रास नियम। क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग रिटर्न्स क्या हो जाएंगे, उत्पत्ति ह्रास का नियम लागू होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 84 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करा कि भौतिक अदाओं यानी भौतिक इनपुट्स जिसको बोलते हैं, भौतिक अदाओं और भौतिक पर्दाओं यानी आउटपुट्स के फलनीय संबंध को क्या कहते हैं। ठीक है, उपभोग फलन, उत्पादन फलन या फिर क्या कहते हैं उसको, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो कहते हैं उत्पादन फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी आगत और निर्गत यानी अदाओं और पर्दाओं के बीच के जो फलनीय संबंध है उसको क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं, यानी प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 85 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संतुलन वह स्थिति है जिसमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति ना हो, निम्नलिखित में से किसका कथन है। ठीक है, ये फिर किनका कथन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को भरोसे, ये क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर अगर पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग को पेंडिंग में रखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए 87 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन करा कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से जो कुल आगम में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया तो उसको जो कहते हैं सीमांत आगम। क्या कहते हैं, सीमांत आगम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 87 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा का कौन सा कार्य गौण कार्य है। मुद्रा का कौन सा काम जो है वो क्या है, गौण काम है। गौण कार्य तो स्थगित भुगतान यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, मुद्रा के गौण कार्य है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये किसने कहा था। ठीक है, ये बात किसने कही थी कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, 89 नंबर क्वेश्चन में। तो ये जो कहते हैं हर्टले विदर्स यानी हर्टले विदर्स के द्वारा ये बात कही गई थी कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ठीक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 89 नंबर क्वेश्चन का। 90 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि मुद्रा वह धुरी है जिसके आसपास अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, यह कथन किसका। ठीक है, मुद्रा वह धुरी है जिसके आसपास अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, यह कथन किसका है, हर्टले विदर्स का या फिर एफ.आर. वॉकर का या फिर एस.ई. थॉमस का या फिर मार्शल का। तो ये जो कथन है 90 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, ये जो कथन है ये किसका है, ये है मार्शल साहब का। किसका, यानी मार्शल साहब का ये कथन है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके आसपास अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। 90 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि नहीं है। साख की राशनिंग या फिर प्रत्यक्ष कार्रवाई या फिर वैधानिक कोषानुपात में SLR यानी कोषानुपात में परिवर्तन, उसके बाद नैतिक दबाव। तो ये जो SLR में परिवर्तन यानी वैधानिक कोषानुपात में परिवर्तन जो है SLR जो है ये नियंत्रण की गुणात्मक विधि नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 91 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सभी बैंकों का बैंक है। ठीक है, रिजर्व बैंक यानी जिस बैंकों का बैंक है, क्यों कहा जाता है रिजर्व बैंकों को, क्योंकि ये सभी कॉमर्शियल बैंक
बैंकों को, जितने भी बैंक हैं ये सभी कॉमर्शियल बैंकों को क्या देती है, लोन प्रोवाइड करती है, उनके लिए नियम का पालन करवाता है, फिर नियम का निर्माण करते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत सभी बैंक उसी के कंट्रोल में रहते हैं, आरबीआई के कंट्रोल में सभी बैंक रहते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी बैंकों का बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक यानी सभी बैंकों का बैंक, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 92 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन करा कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था विद्यमान है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक प्रणाली का आधार है, संस्थागत आधार, वैचारिक आधार या फिर तकनीकी आधार। तो ये राइट आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किनके अनुसार जनसंख्या वृद्धि का आधार ज्यामितिक क्रम है, 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है 128, ठीक है। तो एडम स्मिथ के अनुसार या फिर जेवंसी के अनुसार, माल्थस के अनुसार या फिर रिकॉर्डो के अनुसार। 95 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो है माल्थस के अनुसार, यानी जनसंख्या वृद्धि का ज्यामितिक आकार ये किनके अनुसार है, ये किनके अनुसार है, माल्थस के अनुसार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 95 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करे, किसने कहा था, रॉबिन्सन ने, माल्थस ने या फिर डॉल्टन ने या फिर एडम स्मिथ ने, ठीक है। तो 96 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो कहते हैं माल्थस साहब ने कहते, कौन कहते, माल्थस साहब ने कहते, ठीक है। 97 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन स्पष्ट लागतें हैं, कच्चे माल पर व्यय या फिर विज्ञापन, बीमा और करों के भुगतान पर व्यय, श्रमिकों की मजदूरी, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएंगे, तीनों की तीनों जो लागतें हैं वो क्या है, स्पष्ट लागतें हैं, यानी 97 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 98 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि निवेश गुणक की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, किन्स ने या फिर हैरड ने या फिर डोमर ने या फिर आरएफ काहन ने, ठीक है। तो ये जो प्रस्ताव, ये जो प्रस्तुत की थी, जो अवधारणा प्रस्तुत की थी के का, यानी मल्टीप्लायर जो के गुणक है, तो ये जो किए थे जॉन बर्नार्ड किन्स साहब ने, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 98 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 99 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन करा कि दीर्घ काल में हम सभी मर जाते हैं, ये किसका कथन है, हैक का या फिर हैरोड का या फिर किन्स का या फिर माल्थस का। तो ये जो कथन है ये किन्स साहब का कथन है, यानी जॉन बर्नार्ड किन्स साहब कहते हैं कि दीर्घ काल में हम सभी क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, ये कथन उन्हीं का कथन है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन वो कह रहा है कि किसने कहा पूर्ति अपनी मांग की संरचना स्वयं करती है, एडम स्मिथ, जेबी से या फिर जेवंस या फिर मार्शल। तो ये कहते जेबी से, कहते जेबी से के अनुसार पूर्ति अपनी मांग की संरचना स्वयं करती है, खुद करती है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 100 नंबर क्वेश्चन का। तो कितने क्वेश्चन कवर किए, 100 क्वेश्चन। ये कौन सा क्या है, ये 2022 का ऑफिशियल मॉडल पेपर है इकोनॉमिक्स का, और अदर सब्जेक्ट का भी बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा, बहुत ही जल्द उनको भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो सारे क्वेश्चन से काफी यूनिक क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट करेंगे, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन आपके लिए, कमेंट के लिए मतलब खुला हुआ, आप कमेंट करके बताएंगे कि ये क्वेश्चन में हमको डाउट है, ये क्वेश्चन का आपको आंसर क्या होगा नहीं होगा वो आप बताएंगे, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चंस को याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग क्या करें, वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि 2022 का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं होगा तो उनको शेयर कर दें, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो 2022 का जो एनुअल है, 2022 का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर हुआ इकोनॉमिक्स का, तो हम लोग कंप्लीटली कवर कर लिए, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।